नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो आज है 17 जून 2023 और आज की इस वीडियो में 17 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं या फिर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, आपको बता दूं, आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर, तो इसका प्रीवियस वीडियो जो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का मंथली संग्रह होता है, तो इन सभी वीडियो को आप यहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। साथ ही ऊपर आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए कारगर साबित होगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। आपसे प्रश्न हमने पूछा था कि रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में स्पर्श अर्थात सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना की गई है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। अभी हाल ही में जो ये स्थापना की गई है, बिहार के 7 जिलों में की गई या फिर 7 स्थानों पर की गई है और 2 पहले से ही कार्यरत है। तो कुल मिला के हमने आपको ये जानकारी दिया था कि वर्तमान में जो स्पर्श सेंटर है बिहार में, ये 9 जिलों में कार्यरत है। स्पर्श का जो पूरा नाम होता है, ये हमने आपको बताया था, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये रक्षा पेंशन जो दिए जाने की प्रक्रिया है, उसे मतलब एक प्रकार से आसान बनाने की दिशा में एक पहल है। और बिहार के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा, ऐसा सेंटर बिहार में 9 जिलों में, पहले से 2 कार्यरत थे, अभी 7 का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। विस्तार पूर्वक जानकारी हमने आपको दिया था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहां पर विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे छात्रों के लिए जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। ध्यान रखेंगे, आपका जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है, ये आयोजित होना है 30 सितंबर 2023 को। तो इस तिथि को ध्यान रखते हुए हमने बीपीएससी मेकर ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया था और इस कोर्स में ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। इस कोर्स की एक्चुअल फी की बात करें तो 799 रुपये है, लेकिन ऑफर पीरियड में महज 299 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सिलेबस आधारित नोट्स, बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, ये सभी आपको उपलब्ध कराया गया है। इसका लाभ लेने के लिए आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM299 का बीपीएससी मेकर ऐप पर। ध्यान रखेंगे, जितने भी छात्र एप्लीकेशन को डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, तब जाके आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है, इस ऑफर की जो अवधि है, ये 16 से 19 जून 2023 है और ये केवल 500 छात्रों के लिए ही एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इस वाले कोर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसी कोर्स को आपको एप्लीकेशन पर परचेज करना है। आपको ध्यान रखना है, कूपन कोड आपको अप्लाई करना है BM299। यहाँ पर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स का जो फी है वो डिक्रीज होकर 299 रुपये हो जाएगा और 12 महीने की अवधि के लिए आप ये तमाम स्टडी मटेरियल को यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो 40 फुल लेंथ टेस्ट इसमें है और इसमें सेक्शनल टेस्ट की संख्या 20 है। कुल 60 टेस्ट इसमें शामिल है। टेस्ट का शेड्यूल क्या है, एप्लीकेशन पर टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। 30 सितंबर को हमारा एग्जाम या फिर जो बीपीएससी एग्जाम है, ये प्रस्तावित है, आयोजित होना है। और जो 40वां टेस्ट है, या यहाँ पर जो फुल लेंथ की हमने बात किया, तो ये 40वां टेस्ट आपका 19 सितंबर 2023 को आयोजित होगा। आप ये शेड्यूल एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल इन सब बातों को छोड़ते हुए हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में किया जा रहा है। बताएं कि बिहार के कितने विधायक इसमें शामिल हुए हैं। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के 225 विधायक इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पर आपको जानकारी विस्तार पूर्वक दे दूं कि पहली बार भारत में विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की बात करें तो आयोजन तिथि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 से 18 जून 2023, और ये आयोजित हो रहा है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये पहली बार भारत के इतिहास में ये राष्ट्रीय सम्मेलन खास करके विधायकों को लेकर ये कह सकते हैं आयोजित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में 15 से 18 जून 2023 को। बिहार के संदर्भ में ये ध्यान रखेंगे कि बिहार के 225 विधायक इसमें भाग लिए हैं।
इस सम्मेलन के तहत लोकतंत्र में नीति निर्माण, विधायिका को मजबूती, सदन में विधायकों की भूमिका और कार्य व्यवहार जैसे 40 विषयों पर मंथन किया गया। इसी 40 विषयों के साथ अभी हाल ही में ये पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। ये सारी जानकारी फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अगर कोई एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आएगी तो वो भी हम आपको यहाँ पर अगले वीडियो में जरूर बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले चर्चा हुई मुंबई महाराष्ट्र की। तो मुंबई महाराष्ट्र के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट है। जैसे हम बात करें महाराष्ट्र की राजधानी की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और आप सभी जानते हैं कि भारत की जो फाइनेंशियल जो कैपिटल है, यानी कि जो वित्तीय राजधानी है, वो मुंबई है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के जो गवर्नर या फिर राज्यपाल है वो है रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। यहाँ पर जिलों की संख्या 36 है, राजभाषा है मराठी। और राजकीय पशु की बात करें महाराष्ट्र की, तो भारतीय विशाल गिलहरी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। वहीं पर राजकीय पक्षी की बात करें तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल जरूल, राजकीय खेल है कबड्डी। राजकीय वृक्ष की बात करें तो आम का वृक्ष जो है ये राजकीय वृक्ष है यहाँ का। अब यहाँ पर जो कबड्डी आप देख रहे हैं राजकीय खेल में हमने यहाँ पर इंगित किया है, दरअसल कबड्डी बिहार का भी राजकीय खेल है। आपको याद होगा हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो कबड्डी पड़ोसी देश है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार से चीज़ों को रिलेट करके आपको ध्यान रखना है ताकि आप लंबे समय तक सारी चीज़ों को याद रखने में सक्षम हो पाए। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस जिले के कालिदास रंगालय स्थित बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया। तो प्रश्न के आधार पर इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि पटना के कालिदास रंगालय स्थित बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता व पद्मश्री मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया। अगर हम यहाँ पर बात करें कालिदास रंगालय बिहार आर्ट थिएटर की, तो आप सभी अगर पटना गए होंगे या फिर पटना में रहते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि गांधी मैदान का पूर्वी जो इलाका है, जो खास करके जो हम बात करें मुसल्लापुर हाट की तरफ से एक रोड आती है गांधी मैदान की तरफ, वहां पर एक पुलिस थाना है। उसी के बगल में ये बिहार आर्ट थिएटर या फिर कालिदास रंगालय है। आप लोगों ने देखा होगा, आई होप कि आपको मालूम होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर बात करें प्रेमचंद रंगशाला की या फिर कालिदास रंगालय की, ये दोनों पटना में ही अवस्थित है। और यहीं पर अभी हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता व पद्मश्री मनोज बाजपेयी के द्वारा किया गया। दरअसल मनोज बाजपेयी की बात हुई तो यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। मूल रूप से अगर हम बात करें वे बिहार के नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण के निवासी हैं। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये पश्चिमी चंपारण की बात हुई तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के कहां पर है, तो वाल्मीकि नगर में, जो कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और हमने आपको जानकारी दिया था 1 नवंबर 2022 को यहाँ पर यानी कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है। आई होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी। हम यहाँ पर अगले पॉइंट में मनोज बाजपेयी की कुछ उपलब्धियों की बात करें या फिर जो उन्हें अवार्ड मिला है उसकी बात यहाँ पर करें, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वर्ष 2019 में मनोज बाजपेयी को कला में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पद्मश्री जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2019 में कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया था। हालांकि 2023 की बात करें तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको जानकारी दिया था 2023 में बिहार के 3 हस्ती को या फिर बिहार के 3 लोगों को यह पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक आपने देखा होगा। और फिर इसके अतिरिक्त मनोज बाजपेयी को वर्ष 2000 ईस्वी में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला था क्रिटिक्स कैटेगरी में उनके फिल्म सूल के लिए। अगले पॉइंट में हम बात करें तो वर्ष 1999 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार क्रिटिक्स कैटेगरी में सत्या के लिए इन्हें दिया गया था। इसके अतिरिक्त एक और है जैसे कि 2019 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था उनकी फिल्म भोंसले के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको मनोज बाजपेयी से संबंधित यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और एक जानकारी आपको यह भी दे दूं कि वर्तमान में बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय है। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पटना में G20 समूह की एक बैठक आयोजित की जाएगी। G20 समूह की एक बैठक पटना में कब आयोजित की जाएगी।
तो घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 और 23 जून को यह बैठक आयोजित होना है राजधानी पटना में। सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है कि G20 समूह की एक बैठक पटना में 22 और या फिर 22 से 23 जून को आयोजित की जाएगी। ये 2 दिवसीय बैठक है जो कि राजधानी पटना में आयोजित होगा। इस बैठक के लिए सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर या फिर कन्वेंशन केंद्र का चयन किया गया है, यहीं पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें तो इस कार्यक्रम की तैयारियों को कला संस्कृति एवं युवा विभाग अंतिम रूप दे रहा है, यानी कि जो इसका जिम्मा मिला है बिहार में या फिर बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग को मिला है। और फिर अगले पॉइंट की यहाँ पर हम बात करें तो इस बैठक को लेकर आईएएस अधिकारी वंदना प्रेसी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और थोड़ी देर पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था कला संस्कृति और युवा विभाग के बारे में कि वर्तमान में बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय। तो एग्जाम पर्पज से इस तरह की भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हालांकि बिहार के मंत्रिमंडल को लेकर एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था जिसमें सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया था। उस वीडियो को भी आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बात हुई थी यहाँ पर G20 की। आपसे भी जानते हैं कि वर्तमान में जो G20 की अध्यक्षता है ये भारत के पास है और इस लिहाज से G20 जो टॉपिक है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ये दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है। 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की जो कमान है ये भारत को अगले 1 वर्ष के लिए सौंपी है, यानी कि अगले 1 वर्ष तक भारत G20 के कार्य उद्देश्य को लेकर आगे जाएगा। G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था इसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका निर्धारित थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका में ये राजदूत के तौर पर नियुक्त की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इनका नाम है गीता राव गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया है। इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि अमेरिकी सीनेट की तरफ से अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम है गीता राव गुप्ता, जो आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त कुछ और भी नियुक्तियां हुई है, खास करके भारतीय मूल के व्यक्तियों की। तो ऐसे में जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सारी जानकारी विस्तार पूर्वक हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय अमेरिकी निवेश बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ रितु कालरा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO नियुक्त किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम है रितु कालरा, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जनवरी 2023 में अमेरिका में मनप्रीत मोनिका भारतीय मूल की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी थी। ये यहाँ एक्चुअली में आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है मनप्रीत मोनिका। अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में भारतीय मूल के चमन लाल को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर का पहला ब्रिटिश भारतीय लॉर्ड मेयर चुना गया है। आपको ध्यान रखना है, ये मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम है चमन लाल। अगले पॉइंट की हम यहाँ पर बात करें तो हाल ही में भारतीय मूल की अरुणा मिलर मैरीलैंड अमेरिका की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला है। ये सारी जानकारी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। खास करके अगर आप बिहार में बीपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनना स्वाभाविक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, आप एक जगह से जरूर नोट कीजिए। और हमने कई बार आपको बताया कि अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला आप यहाँ पर देख रहे हैं महज 198 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ पर विशेषता इसकी यह है कि 198 रुपये में अगले 1 वर्ष तक डेली और मंथली करंट अफेयर्स आप यहाँ पर रेगुलर प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ पिछले 2 वर्ष का 2021 का और इसके अतिरिक्त 2022 का करंट अफेयर्स निःशुल्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब आप परचेज करेंगे तो पिछले 2 महीने का वहाँ पर 2 साल का अनलॉक हो जाएगा, जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। एक प्रकार से नोट्स फॉर्मेट में हम आपको चीजें दे रहे हैं, तो आपको नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो सुविधा आपके पास है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर बना बनाया नोट पाना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर 198 रुपये वार्षिक चार्ज पर इसे आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा रज या फिर रज महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रज महोत्सव संबंधित है उड़ीसा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि रज महोत्सव उड़ीसा में हर साल 14 जून से 16 जून तक मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी कि एक वार्षिक महोत्सव है। यह 3 दिवसीय महोत्सव है जो कि राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का प्रतीक माना जाता है। जो परंपरा चली आ रही है उसी के परिणाम स्वरूप या फिर उसी के अनुरूप 14 से 16 जून तक प्रत्येक वर्ष ये 3 दिवसीय राज्य महोत्सव का आयोजन यहाँ पर यानी कि उड़ीसा में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान धरती माता अपने मासिक धर्म चक्र से गुजरती है, तो इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इस तरह का महोत्सव किया जाता है। और इस महोत्सव की बात करें तो इसमें यहाँ की जो स्थानीय महिला या फिर लड़कियाँ होती है वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेती है। और हमने आपको कई सारी जानकारी पहले भी आपको इस महोत्सव से संबंधित दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। मूल रूप से आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये राज्य में मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व का प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में अगर हम बात करें उड़ीसा के कुछ महोत्सव की, तो उड़ीसा में मनाया जाने वाला नुआखाई पर्व या फिर उत्सव कृषि से संबंधित है। हालांकि इसके अतिरिक्त यहाँ पर कलिंग महोत्सव, छौ महोत्सव, पूरी बीच महोत्सव आदि मनाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। इस तरह के महोत्सव वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखेंगे, कहीं से नोट जरूर करेंगे। अगले पॉइंट की बात करें, ये उड़ीसा के संबंध में या फिर उड़ीसा से जो संबंधित ये पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल मई 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी से समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक बीएमडी इंसेप्टर की पहली सफल परीक्षण किया था। तो ये जानकारी असम से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसे हम स्किप करते हुए चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल की कम उम्र में हो जाती है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश। अब इस रिपोर्ट से संबंधित वैसे फैक्ट जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। तो पहला पॉइंट है कि बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा आयोजित बांग्लादेश सैंपल वाइटल स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की जो शादी है ये 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। हालांकि कुछ और भी आंकड़े हैं, जैसे कि सरकार द्वारा सालाना किए गए सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 2021 में 18 साल की उम्र से पहले शादी करने वाली लड़कियों की जो प्रतिशत थी वो 32.4% था, जबकि वर्ष 2022 में यह बढ़कर 40.9% हो गया। ये आंकड़े उस चीज को इंगित कर रहा है जो यहाँ पर देख रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियों की शादी होती है उसकी जो कर सकते हैं प्रतिशतता की यहाँ पे हम बात करें तो पिछले 2021 की तुलना में 2022 में ये बढ़कर हो गई 40.9%। तो इसी को लेकर ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी। हालांकि कुछ और भी बातें हैं जिसका जिक्र यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक करेंगे। हमारा इसमें अगला पॉइंट है कि हाल ही में जारी बांग्लादेश की छठी जनगणना के परिणाम के अनुसार बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या या फिर महिलाओं की जो संख्या है ये कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक हुई है, यानी कि लिंगानुपात जो है वो अधिक हुआ है। यानी कि लिंगानुपात को हम कैसे परिभाषित करते हैं ये आपको मालूम होगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में छठी जनगणना का रिपोर्ट आया इसमें यह देखा गया कि बांग्लादेश में महिलाओं की जो संख्या है कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या से अधिक हुआ। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। प्रारंभिक परिणाम के आधार पर हम बात करें तो कुल जनसंख्या में 8.33 करोड़ महिलाएं और 8.17 करोड़ पुरुष हैं, जो कि इसके अतिरिक्त 12,629 ट्रांसजेंडर भी दर्ज किए गए हैं। तो प्रारंभिक परिणाम के तहत ये सारी बातें निकलकर सामने आई है जो फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट से संबंधित कई सारी जानकारी है जो आपके समक्ष रखा गया है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट की बात अगर हम संक्षेप में करें तो कुछ कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड किया है। जैसे तलाक की दर की बात करें तो 2021 में 0.7 प्रति हजार से दोगुनी होकर ये 2022 में 1.4 प्रति हजार हो गई, यानी कि प्रति 1000 पर जो तलाक की दर थी वो 2021 में 0.7 थी, लेकिन 2022 में ये बढ़कर हो गई 1.4। और इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा कैटेगरी है विदेशों में प्रवासन दर। 2021 में बांग्लादेश में 3% जो प्रवासन दर था ये 2022 में बढ़कर हो गया 6.6%। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 2021 में किसी व्यक्ति या फिर पुरुष या फिर महिला का यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा दर था वो था 32 नहीं बल्कि 72.3 वर्ष,
लेकिन 2022 में ये बढ़कर हो गया 72.4 वर्ष। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है कि गर्भ निरोधकों का जो उपयोग है वो 65.6% से घटकर अब 63.8% हो गया। ये सारी बातें अभी हालिया रिपोर्ट जो आई उसी में ये सारी बातें कही गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि किस रेलवे स्टेशन को, यहाँ पे देखिए ने नहीं बल्कि यहाँ पर को होगा, आप लोग सुधार करेंगे। तो किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आपको यहाँ पर जानकारी विस्तार पूर्वक दे दूं। पहला पॉइंट हमारा है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो कि असम में है, तो यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एफएसएसआई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इट राइट जो स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की तरफ से। हालांकि यहाँ से कुछ और भी बातें आपको ध्यान रखना है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यह सम्मान पाने वाला उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का यह पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इस लिहाज से भी ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इट राइट स्टेशन की, तो ऐसी ही जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। आई होप कि आपको याद होगा, अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं पिछले 1-2 वर्षों से, तो ऐसे में आपको जानकारी होगा कि सितंबर 2021 में एफएसएसआई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन का जो सर्टिफिकेट था या फिर प्रमाण था, ये प्रदान किया था। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, दिसंबर 2019 में मुंबई सेंट्रल को पहला इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। ये भी जानकारी हमने इसी करंट अफेयर्स की सीरीज में दिया था। आपको मालूम होगा दिसंबर 2019 में ये मुंबई सेंट्रल को पहला इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया था। 2019 से दिसंबर वाला अगर पीडीएफ देखेंगे, मंथली पीडीएफ, तो वहां पर ये प्रश्न आपको दिखेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक जानकारी है। यहाँ पर हमने दर्शाया कि एफएसएसआई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 2011 में हुई थी और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल इतनी सारी जानकारी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्योंकि बात हो रही है रेलवे स्टेशन की या फिर रेलवे की, तो बिहार के संदर्भ में ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो बिहार के हाजीपुर में है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दूं भारतीय रेलवे के बारे में। तो पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। भारतीय रेलवे को जो जोन में डिवाइड किया गया है, इसकी संख्या कुल 18 है मौजूदा समय में। उन्हीं 18 जोनों में से एक है पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1996 को और इसका मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये बिहार के किस जिले में है, तो आप हाजीपुर कभी भी नहीं बोलेंगे। एक्चुअली में बिहार में हाजीपुर कोई जिला नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय का अगर जिला पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये वैशाली में है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैशाली जिला, और वैशाली जिले के अंतर्गत ही हाजीपुर आता है। ये चीजें यहाँ से आपके प्रश्न को गलत कर सकता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से यहाँ पे हमने ये आपको बताया। अब यहाँ पर हम इस जोन की बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, जिसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद शामिल है। तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत के इतिहास में अब तक जो 5 बड़े ट्रेन हादसा हुआ है या फिर 5 बड़े रेल जो हादसा हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हमने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है कि रिसेंटली अभी हाल ही में 2 जून 2023 को बालासोर में, जो उड़ीसा का एक जिला है बालासोर, यहाँ पर 3 ट्रेन आपस में टकराई थी। ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बिहार के दृष्टिकोण से ये वाला पॉइंट है जो आप यहाँ पर पहले नंबर पर देख रहे हैं कि 6 जून 1981 को बिहार में एक ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें 750 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मौत की आंकड़े के आधार पर हम देखें तो ये जो कह सकते हैं ट्रेन हादसा है, ये भारत का सबसे विध्वंसकारी हादसा था या फिर विनाशकारी हादसा था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसको लेकर हमने एक प्रश्न एक वीडियो में आपसे पूछा था कि जो ट्रेन हादसा हुआ, ये जो यहाँ पर ये वाले हम बात कर रहे हैं, जो उड़ीसा में भी हाल ही में ट्रेन हादसा हुआ, ये किस स्टेशन पे हुआ। तो बहुत सारे छात्रों को हमने देखा कि वे बालासोर टिक कर रहे हैं। दरअसल बालासोर रेलवे स्टेशन पे ये हादसा नहीं हुआ। बालासोर उस जिला का नाम है जहां पर जिस जिले में ये ट्रेन हादसा हुआ। दरअसल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि 2 जून 2023 को जो 3 ट्रेनें आपस में टकराई, ये जो हादसा हुआ ये बगनाहा रेलवे स्टेशन उड़ीसा में हुआ। आपको याद होगा हमने विस्तार पूर्वक की जानकारी आपको दिया था। यहाँ पर आगे भी हम इसको विस्तार पूर्वक आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेक सिटी उदयपुर में भी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है।
लेक सिटी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों का नगर या फिर लेक सिटी। उसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया कि झीलों का नगर या फिर लेक सिटी उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये टॉय ट्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पर प्रश्न में हमने शामिल किया है? दरअसल भारत में तो आप सब जानते हैं कि टॉय ट्रेन जो है वो बहुत जगहों पर चलती है, लेकिन ये टॉय ट्रेन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीएनजी से संचालित भारत की पहली टॉय ट्रेन है, जिस वजह से यहाँ पर करंट अफेयर्स श्रृंखला में इसे शामिल किया गया। अगले पॉइंट की हम बात करें तो उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में इस महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन हाल ही में शुरू किया गया है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए किस राज्य के गुलाब बाग में अभी हाल ही में सीएनजी आधारित भारत की पहली ट्रेन संचालित की गई है, वहां पर आपके विकल्प में रहेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। आप वहां पर कंफ्यूज नहीं करेंगे। दरअसल आपसे बिहार के लोग, अधिकतर लोग जानते होंगे गुलाबबाग नाम का एक स्थान है, एक मंडी है बिहार के पूर्णिया जिले में। तो गलती से गुलाबबाग को देख के आप पूर्णिया टिक नहीं करेंगे। एक्चुअली में ये जो गुलाबबाग संबंधित है, ये राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है। यहीं पर ये पहले टॉय ट्रेन संचालित की गई है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि हाल ही में 1 जून 2023 को बथनाहा से विराटनगर के बीच, बथनाहा बिहार से, यानी कि बथनाहा बिहार ये अररिया जिले का एक स्थान है, आप लोग ये भी ध्यान रखिए। बथनाहा जो है ये अररिया में है और यहीं से विराटनगर नेपाल के बीच कार्गो ट्रेन सेवा का उद्घाटन दिल्ली में नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। दरअसल यहाँ पर इस कार्गो ट्रेन की बात करें तो कार्गो ट्रेन वैसे ट्रेन को कहा जाता है जो माल ढोती है, यानी कि मूल रूप से यह एक प्रकार की मालगाड़ी होती है। तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन अररिया जिले के बथनाहा से विराटनगर नेपाल के बीच भी है और इनके बीच जो दूरी है महज ये 8 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो ट्रेन सेवा है ये 8 किलोमीटर लंबी है। अगले पॉइंट की बात करें तो 2 जून 2023 को बहनागा स्टेशन उड़ीसा पर शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक मालगाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है जिसमें 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दरअसल यहाँ पर इन सब बातों में जो इंपॉर्टेंट है वो यही इंपॉर्टेंट है, ये दुर्घटना हुआ था बगनाहा रेलवे स्टेशन उड़ीसा में, ना कि बालासोर रेलवे स्टेशन पे। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। हमने यूट्यूब पर जो क्विज वाला सेक्शन होता है, जो आप वहाँ पर कम्युनिटी में देखते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न डाला था। हमने देखा कि बहुत सारे छात्र, तकरीबन 90% छात्र इस प्रश्न का गलत आंसर किए हैं। तो एक सही आंसर आपका जो रैंक है बीपीएससी एग्जाम में, वो हजारों की तुलना में या फिर हजारों की संख्या में ऊपर लेके जाता है। तो एक एक गलती को सुधार कर अपनी सिलेक्शन को आप निर्धारित कर सकते हैं। तो जितनी बातें हम आपको बतलाते हैं सभी को बारीकी से समझिए, आप उसे याद रखिए, बार बार कोशिश कीजिए कि उसे देखें, तभी जाकर वो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और इसे नोट जरूर कीजिए, अगर नोट करना चाहें तो नोट जरूर कीजिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी पूछना चाहता हूँ, कितने छात्र ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को देखते हैं और चीज़ों को नोट करते हैं? और आप कहाँ से इस वीडियो को देखते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोग वीडियो में 5 से 6 हज़ार व्यूज़ देते हैं, लेकिन लाइक 1000 के आंकड़े को भी पूरा नहीं कर पाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था 900 लाइक का, वो भी आंकड़ा आप पूरा नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ महज 700 लाइक का आंकड़ा। देखते हैं कितने छात्र लाइक करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम है ललिता नटराजन, जो भी हाल ही में इस पुरस्कार को अपने नाम की है। आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी देता हूँ कि हाल ही में चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने, एक्चुअली में इनका नाम है ललिता नटराजन, आपको ध्यान रखना, हाल ही में चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार अपने नाम किया है। यानी कि बाल श्रम के प्रति या फिर बाल श्रम के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए, इसके उन्मूलन को ध्यान रखते हुए, उन्मूलन का जो अर्थ होता है वो होता है समाप्त करना। तो बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में इन्होंने जो कार्य किया, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग की तरफ से इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिए। अगले पॉइंट में हम इकबाल मसीह पुरस्कार की बात करें तो 2008 में श्रम सचिव द्वारा स्थापित अमेरिकी कांग्रेस अनिवार्य और गैर मौद्रिक पुरस्कार है और ये जो कि बाल श्रम अर्थात चाइल्ड लेबर का मुकाबला करने के लिए असाधारण योगदान के लिए या फिर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करते हैं। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 10वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो पूर्वोत्तर में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोला गया।
आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 जून 2023 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अपना एक उप कार्यालय खोला है। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने कोहिमा में आरबीआई के इस उप कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक कार्यालय स्थापित करने की भी बात कही। तो फिलहाल इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। चूंकि बात हुई आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आपसे जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाए कि किस एक्ट के आधार पर ये इसकी स्थापना हुई थी। तो एक्ट 1934 के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो आरबीआई है ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है, यानी ये भारत का केंद्रीय बैंक है। और प्रारंभ में जो इसका कार्यालय था ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष बाद 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई से संबंधित ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और आरबीआई के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ है, जो आप यहाँ पर इस लोगो में देख सकते हैं। यहाँ से आपके एनटीपीसी एग्जाम में प्रश्न बना है। 2022 में जो एनटीपीसी एग्जाम आयोजित हुआ वहां पर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और आरबीआई का मुख्यालय अभी हमने बताया आपको ये मुंबई में है। और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वे हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है और वे उर्जित पटेल की जगह पे हैं। और शक्तिकांत दास से संबंधित एक अहम जानकारी हमने आपको दिया था केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 से अंतर्गत कि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। दरअसल यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड जीता था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर हम केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार यानी कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार या फिर अवार्ड के अंतर्गत बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर की, तो यूक्रेन के नेशनल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न की हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर पाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर हैंडल पर 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ फॉलोवर के आंकड़े को पार कर लिया है। एक चीज यहाँ पर आपसे भी जानते हैं कि 1 मिलियन जो होता है ये 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। और यहाँ पर हमने बात किया 25 मिलियन की, तो कुल मिला के 250 लाख यानी कि 2.5 करोड़। तो इस आंकड़े को पार करने वाला पहला मुख्यमंत्री या फिर पहले मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। और यह वो आंकड़ा है जहां पर यूपी ही नहीं देश के बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। दरअसल यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना कि ट्विटर पर इस संख्या को पार करने वाले में वे भारत के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। हालांकि हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो ट्विटर पर हम बात करें तो तकरीबन 8 मिलियन के आसपास नीतीश कुमार का फॉलोअर है। और फिर अगला पॉइंट यहाँ पर है कि उन्होंने सितंबर 2015 में ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल की शुरुआत की थी, यानी कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल की बात कही जा रही है जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान विदुषी नामक अभी हाल ही में एक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट को देखिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR ने अपने मुंबई स्थित होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के माध्यम से MSc स्तर में भौतिकी पढ़ने वाले छात्राओं के लिए एक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम विज्ञान विदुषी लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। TIFR अर्थात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से जो मुंबई में इसका एक सेंटर है होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, तो इसी के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और जो जानकारी हमने आपको इस ऑफर के बारे में दिया था आप ध्यान रखेंगे, ये ऑफर जो है ये केवल और केवल 500 छात्रों के लिए उपलब्ध है। 19 जून 2023 मध्य रात्रि तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कारों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? एकदम पेंशन के तौर पर यह राशि दी जाएगी। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था, आपको याद होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पर बतलाइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।